नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आने वाली बोर्ड परीक्षा है तो उसमें जो मैथ्स का पेपर होगा तो उससे कुछ संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूरी बुक से लिए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये वीडियो बनेगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का, और बाद में देखते हैं कि कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं मैथ की बुक में, डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन की बुक है, तो उस बुक में प्रत्येक चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। यहाँ पर अब एक इसका फार्मूला दिया रहता है कि मान लीजिए कि कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो इन ए और बी संख्याओं का एचसीएफ जो है उसको हम एचसीएफ करके लिख रहे हैं, और एलसीएम दो चीजें फाइंड कर लेनी है आपको। अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, उनका कुछ एचसीएफ होगा और उनका कुछ एलसीएम होगा। तो जो संख्याओं का गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन जो है मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ और एक संख्या दी है। कुल चार चीजें हैं। इन चार चीजों में से आपको कम से कम तीन चीजें दी रहेंगी, या तो संख्याएं अलग अलग दी रहेंगी या इन संख्याओं का गुणनफल एक ही में दिया रहेगा, और इनमें दो में से कोई एक चीज रहेगी तो आपको एक चीज फाइंड करनी होगी। यहाँ पर क्या है, आपको लासा और मासा दोनों दिए हुए हैं, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर जो चीज दी है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना है, 3 है। तो एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम 60 हो गया। एक संख्या 12 है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या ज्ञात है हमको और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो ए की जगह पर 12 रख लेते हैं और बी हमको ज्ञात करना है। अब 12 गुणे में है तो क्या करेगा, भाग करेगा जाकर के। तो बी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 60 और इसके बटे में आ जाएगा 12। तो 12 एकम 12 पंजे 60, 3 और 5 की गुणा कराएंगे तो b बराबर 5 3 15। तो यहां से आप देखते हैं कि लासा और मासा और एक संख्या दी रहने पर हम दूसरी संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले का उपयोग करके कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन में 15 दिया हुआ है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको समझिए कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का यदि गुणनफल कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन में है सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय या अपरिमेय दोनों, या फिर इसका उत्तर दिया हुआ है एक। तो यहाँ पर आप उदाहरण लेकर के एक समझ लेते हैं कि एक परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए हमने 2 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए √3 है। तो यहाँ पर जब इनकी गुणा होगी तो ये बन जाएगा 2√3। अब 2√3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे कई उदाहरण लेकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर सही होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा है 55, तीसरा 65 और चौथा है 75। तो यहाँ पर 3 के प्रथम गुणज क्या है, यानी कि 3 में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, 3 के प्रथम 5 गुणज कहलाएंगी। तो यहाँ पर पहले 3 के प्रथम 5 गुणज लिखते हैं। तो पहला 3 एकम 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 दूना 6, फिर तीसरा 3 3 9, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, यानी कि 3 का पहाड़ा 5 तक लिख देना है। इनका योग पूछा जा रहा है तो इनको प्लस कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर 3 6 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 12 30 और 10 40 5 45, यानी कि इनका जो जोड़ आया वो 45 आया। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग जो हो जाएगा वो 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पर आप ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे a, यहाँ पर a दिया है कोण,
तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, यानी कि एक जगह पर आप 0 अंश रख ले, उसके बाद साइन 2 गुणे 0 तो साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन ए है तो यहाँ पर 0 जब रखेंगे तो साइन 0 का मान रखेंगे। फिर देखते हैं कि कौन सा उत्तर इसका सही आता है। इसी प्रकार 30, 45, 60 रख करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा, जैसे कि साइन 2a लिखा हुआ है, यानी कि साइन 2a, तो इसमें अगर a की जगह पर हम 0 अंश लेते हैं तो यहाँ पर साइन 2 गुणे 0 अंश, तो यहाँ पर 2 और 0 की गुणा होगी 0 होगी, तो यह साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा जो इसका आरएचएस साइड है उसमें लिखा है कि 2 साइन a, तो यहां पर भी एक जगह पर आपको 0 रखना है, तो 2 साइन 0 अंश, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो 2 गुणे 0 बराबर ये भी 0। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए जो चौथा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 0 अंश दिया है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 से 10 तक की जो विषम संख्याएं हैं उन धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो 1 है ये विषम संख्या है, इसके बाद इसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। 1 से 10 तक की ये विषम धनात्मक संख्याएं हो गई, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका योग ज्ञात कर लेना है, इनको प्लस कर लीजिए, योग ज्ञात करेंगे तो 3 1 4 5 4 9 7 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। अब इन संख्याओं का योग आया है 25, और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इनको 5 से क्या कर देंगे, भाग। चूंकि समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग है 25 और इनकी संख्या है 5, तो 25 को 5 से जब भाग कराएंगे तो उत्तर हो जाएगा इसका 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद है आंकड़ों का, जो आंकड़े दिए हैं 13, 15, 16, 17, 19, 20, इनकी माध्यिका क्या होगी। तो ये सांख्यिकी के चैप्टर से हैं दोनों क्वेश्चंस, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब आंकड़े अवर्गीकृत दिए रहते हैं तो सबसे पहले इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आंकड़े हमारे पहले से आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं इनका n, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, संख्या n बराबर 6 है, यानी कि n बराबर 6, और ये क्या है, सम संख्या है। तब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटा 2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2। तो n बटा 2वां पद यानी कि 6 को 2 से भाग करेंगे, 6 बटा 2वें पद का मान प्लस 6 बटा 2 प्लस 1वें पद का मान, और बटे में क्या कर देंगे 2, तो 6 बटा 2 का मतलब तीसरा पद, और इसमें जोड़ देना है तीसरा प्लस एक चौथा पद। तो यहां पर देखते हैं कि 1 2 3, तीसरा पद हो गया 16 और चौथा पद हो गया 17, तो तीसरे पद का मान है 16 और चौथे पद का मान है 17, और बटे में क्या कर देना है 2। 16 और 17 का जोड़ होता है 33, 33 बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 33 बटा 2। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो 33 बटा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। ऑप्शन में है 32, दूसरा 33, तीसरा ऑप्शन है 34 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब आप सांख्यिकी के चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे कि एक फार्मूला होता है कि जो कि माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से रिलेटेड होता है। तो बहुलक का एक सूत्र पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर दिया रहता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यानी कि यदि माध्यिका ज्ञात है तो उसका 3 गुना से माध्य के 2 गुने को घटा दीजिए तो बहुलक ज्ञात हो जाएगा। अब बहुलक, माध्यक और माध्य में इन तीनों में से कोई 2 चीजें यदि आपको ज्ञात हैं तो तीसरी चीज आप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें दी हैं, तो माध्य दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ, बहुलक, तो माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मान रखना है इसमें बहुलक 45 दिया हुआ, तो बहुलक की जगह पर लिख देना है 45 बराबर, चूंकि माध्यिका ज्ञात ही करनी है तो 3 गुणे माध्यक ऐसे लिखा रहेगा, 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27, तो 2 गुणे 27 कर देंगे यहाँ पे, तो 27 दूना 54 हो जाएगा, और 54 माइनस का है, बाएं पक्ष में लाने पर प्लस होगा, तो 45 में
जोड़ देंगे आके 45 + 54। 45 + 54 बराबर क्या है, 3 माध्यक। 45 + 54 बराबर 3 माध्यक। ये हो जाता है 99, और 99 को 3 से भाग कर आएंगे तो माध्यक ज्ञात हो जाएगा। 99 को 3 से भाग करने पर उत्तर आ जाएगा 33। तो यहाँ पर जो इसका माध्यक होगा यानी कि माध्यिका वो 33 होगा। तो इस सूत्र पर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होती है। तो सुराही में कौन कौन सी चीज होती है, एक बेलन होता है, या फिर एक बेलन और एक गोला, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है एक अर्धगोला और एक बेलन। तीसरा है 2 अर्धगोले, और चौथा ऑप्शन है कि एक बेलन और एक शंकु। तो सुराही का जो चित्र होता है वो इस प्रकार से, यहाँ पर एक गोला रहेगा और यहाँ पर एक बेलन, यानी कि उसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार होती है। तो ये सुराही इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गोला है और एक क्या है, बेलन है। तो पहला ऑप्शन है कि एक गोला और एक बेलन, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सुराही एक गोले और एक बेलन का संयोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब एक पासा फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासा पर जो संख्याएं अंकित रहती हैं, 6 सरफेस होते हैं जो लूडो का पासा होता है, तो वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्याएं अंकित रहती हैं। जिनमें से विषम संख्याओं की बात की जाए तो 2 एक सम संख्या इसको हटा देंगे, 4 एक सम संख्या इसको हटा देंगे और 6 एक सम संख्या। तो 3 विषम संख्याएं बचती हैं, 1, 3 और 5। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या केवल और केवल कितनी है, 1 है। तो 3 से छोटी विषम संख्या 1 है, और कितने में से विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 3। तो बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 विषम संख्याएं होती हैं, उनमें से 2 जो 3 से छोटी विषम संख्या है उनकी संख्या कितनी है, 1। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीधा फार्मूला पूछा गया है कि यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन में दिए हैं, पहला ऑप्शन है πr² θ/360, दूसरा ऑप्शन है πr² θ/180, तीसरा है 2πr θ/360 और चौथा ऑप्शन है 2πr θ/180। तो आप लोगों को अगर फार्मूला याद है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है πr² θ/360, ये इसका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुजों की समरूपता। तो 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या क्या कंडीशंस होती है उनके लिए। पहला दिया है कि यदि इनके संगत कोण समान हो, दूसरा यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, और तीसरा ऑप्शन दिया उपरोक्त दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में दिया है कि इनके संगत कोण समान हो, यानी कि अगर ये त्रिभुज यदि ABC है और ये त्रिभुज मान लेते हैं कि ये PQR है, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि संगत कोण समान। मान लीजिए कोण A कोण P के संगत है, कोण B कोण Q के संगत है, कोण C कोण R के संगत है। तो ये संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी शर्त क्या होती है कि ये जो भुजाएं, संगत भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में यानी कि अनुपातिक होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन होती है किसी भी 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कि उपरोक्त दोनों, ये दोनों कंडीशंस होंगी तभी त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि x² - 1/9 बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से है। तो यदि x² - 1/9 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन में 0 +- 1/2 +- 1/3 या फिर +- 1/4। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है x² - 1/9 बराबर 0, तो इसको पहले बराबर के दाहिनी साइड में ले जाते हैं। तो x² बराबर हो जाएगा 1/9, माइनस चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं इनका स्क्वायर रूट, तो x बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1/9, और यहाँ पर जब इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह आएगा, और 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी +-1/3। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
15, 18, 24 का लासा है। ऑप्शन है 90, 120, 240, 360। तो यहाँ पर जो तीन संख्याएं दी हैं 15, 18 और 24, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए दो विधियां, एक भाग विधि है, गुणनखंड विधि। तो चाहे जिस विधि से आप ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर भाग विधि है। तो 15, 18 और 24 ये तीनों संख्याएं लिख लेंगे। इसके बाद इनको विभाजित करेंगे। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं तो यहाँ पर दो से विभाजित करेंगे। 15 नहीं विभाजित होगी तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। 2 नाम 18 और ये 12 बाद में विभाजित होगी। इसके बाद दो से जब तक विभाजित हो रही संख्याएं इनको करेंगे तो 15 और 9, 2 छंग 12, एक बार फिर से 15, 9 और 2 तियां 6। इसके बाद 3 से विभाजित करेंगे तो 3 पचे 15, 3 तियां 9, 3 एकम 3 और एक बार यहाँ पर 3 से विभाजित करना और एक बार 5 से विभाजित करना है। अब इनकी गुणा करा लेनी है। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 की 5 से गुणा कराएंगे 120, 120 की 3 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 360। यानी कि 15, 18 और 24 का जो लासा होगा वो 360 होगा। इसके बाद पूछता है 148, 185 का सरलतम रूप क्या है। तो यहाँ पर इनको अंश और हर में किसी एक ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों को विभाजित कर जाए और ये अपने सरलतम रूप में आ जाए। तो इनका सबसे सही तरीका है कि जो संख्याएं दी रहती हैं उनका एचसीएफ आपको ले लेना है। तो 148, 185 में से 148 छोटी संख्या है तो इसको 185 को भाग करेंगे, एक बार में पकड़ा लगेगा। तो 148 एकम 148 यहाँ से हासिल लेंगे, 15 से 8 घटाएंगे 7 और यह 7 से 4 घटाएंगे बचेगा 3। और इसके बाद 37 से 148 को भाग करेंगे तो 3 बार में 3 सतह 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11, यहां से घटाएंगे 7 बचेगा, यहां से घटाएंगे 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि 148 और 185 का सरलतम रूप है। ऑप्शन है 4/5, दूसरा ऑप्शन है 5/7, तीसरा ऑप्शन है 5/4 और चौथा ऑप्शन है 7/5। यानी कि 148/185 को किसी ऐसी संख्या से भाग करना है कि जिसके बाद उसे भाग करने के बाद जो संख्याएं बचे ये सह अभाज्य संख्याओं के रूप में बचे, यानी कि अपने सरलतम रूप में आ जाए। यहाँ पर 148 और 185 का ले लेना है आपको एचसीएफ। तो 148 से भाग कराते हैं 185 को, एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो ये 148 होगा। यहाँ पर घटाएंगे 15 से 8 घटाने पर 7, यहाँ 7 से 4 घटाने पर 3, 37 बचेगा। 37 से 148 को भाग करेंगे तो ये 4 बार में पूरा पूरा 148 आ जाता है। यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 37। अब 148 को 37 से भाग करेंगे, 148 को भाग करेंगे 37 से और 185 को भी भाग करेंगे 37 से, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 37। तो 148 को 37 से भाग करने पर 4 बार में कट जाता है और ये 5 बार में कट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका सरलतम रूप होगा वो 4/5 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा माइनस का 1, 0, 1 या फिर 2। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, मान रखते हैं। तो 2 tan 45 यानी कि 2 गुणे tan 45 का मान 1, तो 2 गुणे 1 होगा। और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 प्लस tan 45 का मान और उसका करना है वर्ग। तो ऊपर अंश में 2 एकम 2 हो जाएगा और नीचे हर में 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 मिलकर के 2, 2/2 यानी कि 2 को 2 से भाग कराएंगे तो उत्तर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिंदु M, इसके निर्देशांक दिए हुए -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है D = √x² + y²। तो यहाँ पर जो x है वो -3 है, तो -3 का वर्ग करना है और y जो है y उसका मान है 4, तो 4 का वर्ग करना है। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16, 16 9 25 होता है और इस 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका 5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया है इसको x की घटती घातों के रूप में पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4x² आपको पहले लिखना है, 4x², उसके बाद माइनस का 4x लिखना है, -4x
फिर प्लस 1 बराबर 0, और इसकी तुलना करानी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हो जाएगा 4। यहां से तुलना कराने पर a जो है किसके बराबर है 4, और b किसके बराबर है -4 के, तो b बराबर है -4 और c बराबर हो जाएगा 1। तो ए बी सी ज्ञात होने के बाद मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है। तो b का मान है -4 और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस और -4 यहाँ पे रखेंगे, और a का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा। समीकरण दिया हुआ x² प्लस x माइनस 1। तो यहां से भी आपको ए बी सी ज्ञात करना है। x की घात 2 का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो a बराबर कितना है 1। x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो b बराबर भी 1 है, और c बराबर क्या है यहाँ पर -1 है। विविक्तकर जो d होता है उसका सूत्र है b² माइनस 4ac। यहाँ पे मान रखेंगे तो b का मान 1 है, 1 का वर्ग करेंगे -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान -1 है। 1 का वर्ग 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 एकम 4, 4 और 1 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो विविक्तकर होगा वो प्लस का 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि 7,3 दिया हुआ तो पहला वाला निर्देशांक x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि y अक्ष से दूरी पूछता है तो x वाला निर्देशांक होगा, और यदि x अक्ष से दूरी पूछता है तो जो y वाला निर्देशांक होता है वो इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो जो x वाला निर्देशांक है यानी कि जो 7 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि पीई बराबर 0.05, तो पीई नॉट का क्या मान होगा, यानी कि यदि पीई घटना घटित होने की प्रायिकता है तो पीई उसके ऊपर बार चिन्ह लगा हुआ है, तो ये घटना न घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 0.92, दूसरा ऑप्शन है 0.93, 0.94 या फिर 0.95। तो यहाँ पर घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। तो जो घटना घटित होने की प्रायिकता है इसको घटा देना है आपको 1 में से, तो यहाँ पर 1 माइनस करना है 0.05। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 लिखने के बाद यहाँ पर दशमलव लगा करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे 1.00 से 0.05, तो यहाँ से हासिल आएगा, तो 10 से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, इनके 0.95 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये इसका आंसर होगा।